गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में अपन ने वित्तीय प्रबंध का अर्थ और विभिन्न विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषाएं और वित्तीय प्रबंध की मुख्य मुख्य विशेषताओं के बारे में अपन ने विस्तार से चर्चा करी थी। आज हम सब यहाँ पर वित्तीय प्रबंध के उद्देश्यों के बारे में समझेंगे कि वित्तीय प्रबंध जो कि व्यवसाय प्रबंध का ही एक अभिन्न अंग है, उसी का एक मुख्य कार्य है जिसके तहत वित्तीय प्रबंध किया जाता है ताकि कोषों की प्राप्ति और उनका उपयोग समुचित ढंग से कम लागत पर अधिकतम उपयोगिता उसकी मिल सके। तो आइए वित्तीय प्रबंध के उद्देश्य कौन कौन से उनके बारे में आज हम यहाँ पर समझेंगे। वित्तीय प्रबंध के मुख्यतः दो भागों में अपन इसके उद्देश्य को बांट सकते हैं। पहला है सामान्य उद्देश्य, दूसरा है स्वामियों के आर्थिक कल्याण के आधार पर उद्देश्य। स्वामियों के आर्थिक आधार पर भी अपन इसको दो भागों में लाभ अधिकतम उद्देश्य और संपदा अधिकतम उद्देश्य। जो सामान्य उद्देश्य है, सामान्य उद्देश्य से तात्पर्य है कि किसी भी व्यवसाय में वित्तीय प्रबंध प्रणाली जो लागू होती है उसको लागू करने से क्या क्या उसके लक्ष्य रखे गए हैं, उन सबको सामान्य उद्देश्य में अपन शामिल करते हैं। तो इसके अंतर्गत सामान्य उद्देश्यों में कोषों की प्राप्ति पर्याप्त रूप से हो, उनका नियोजन करके कोषों को पर्याप्त करना और उनकी व्यवसाय में आपूर्ति व्यवस्था कार्यशील पूंजी की हो चाहे दीर्घकालीन पूंजी हो की आपूर्ति नियमित रूप से होती रहे, ये इसका सामान्य उद्देश्य है। दूसरा सामान्य में देखेंगे अपन स्वामियों को उचित प्रतिफल दिलवाना। वित्तीय प्रबंध अगर कोषों को कम लागत पर नियमित अंतराल से संस्था में आपूर्ति होती रहेगी तो उस संस्था को लागतें कम होने के कारण से स्वाभाविक है कि लाभों में भी वृद्धि होगी। तो फलस्वरूप स्वामियों को उनकी पूंजी का उचित प्रतिफल प्राप्त होता रहेगा। अगला उद्देश्य है पूंजी को कुशलतम उपयोग हो सके। वित्तीय प्रबंधकों के द्वारा जो पूंजी व्यवसाय में लगाई गई है, जो कोष प्राप्त किए गए, उन कोषों का आवंटन इस प्रकार से हो कि उनकी उपयोगिता अधिकतम उपयोगिता हो सके और कम लागत पर उनको प्राप्त किया जाता है ताकि संस्था को लाभों में वृद्धि हो, उनकी संपदा मूल्य अधिकतम हो, पूंजी की न्यूनतम लागत संभव बनाना। ये भी एक सामान्य उद्देश्य का हिस्सा है कि व्यवसाय के स्वामियों द्वारा जो पूंजी व्यवसाय में लगाई जा रही है वो पर्याप्त और नियमित उसकी आपूर्ति होगी और कम लागत पर उसको अगर प्राप्त करेंगे तो उससे संस्था के लागतें कम आएगी। प्रतिभूतियों का मितव्ययितापूर्ण संयोजन। प्रतिभूतियों का मितव्ययितापूर्ण संयोजन से तात्पर्य है कि व्यवसाय में जो पूंजी लगाई जा रही है उस पूंजी को समता पूंजी या ऋण पूंजी के रूप में अपन मुख्यतः बांटते हैं। शेयर कैपिटल में प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर दो टाइप के शेयर होते हैं। तो उनमें इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड आदि प्रतिभूतियों में किस प्रकार से उनका संयोजन किया जाए कि उनको कोषों का कैपिटल स्ट्रक्चर किस प्रकार से रखे कि संस्था के प्रॉफिट का वॉल्यूम बढ़ सके, उनकी संपदा वेल्थ बढ़ सके, इसका फायदा वित्तीय प्रबंध से होता है और यह इसके मुख्य लक्ष्य में शामिल है। वित्तीय और अन्य विभागों में तालमेल स्थापित करना। वित्तीय प्रबंधकों के द्वारा
जो वित्तीय विभाग है और संस्था का वित्त विभाग और अन्य विभाग, चाहे वो उत्पादन हो, वितरण हो, विक्रय विभाग हो, तो उन सब में आपस में तालमेल होना ताकि संस्था के लक्ष्य की प्राप्ति की जा सके। इस प्रकार से हमने देखा कि संस्था के सामान्य उद्देश्य जो है उन सबको वित्तीय प्रबंधकों को प्राप्त करना होता है। सामान्य उद्देश्य तो है ये, उनके साथ साथ वित्तीय प्रबंधकों के द्वारा जब से वित्तीय प्रबंध 20वीं शताब्दी के छठे दशक से बाद में इस को महत्व दिया जाने लगा है कि उच्च प्रबंध में भी इसको हिस्सा लेने लगे, संचालक बोर्ड के भी सदस्य वित्तीय प्रबंधकों को बनाया जाने लगा है, तब से ही सामान्य उद्देश्य के साथ साथ इसके दो मुख्य उद्देश्य स्वामी के आर्थिक कल्याण के आधार पर बांटा गया है। एक तो है लाभ अधिकतम, दूसरा है संपदा अधिकतम। लाभ अधिकतम उद्देश्य का किसी भी संस्था का, चाहे कोई भी आर्थिक संस्था, वह यह चाहेगी कि उसके लाभों की मात्रा अधिकतम हो ताकि उसका, उस संस्था का व्यापार विश्व जगत में नाम हो सके और पूंजी लगाने वाले को संतुष्टि मिल सके। तो लाभ अधिकतम उद्देश्य किसी भी संस्था की कुशलता को जांचने का एक अच्छा प्रमाप हो सकता है और यह एक प्राकृतिक उद्देश्य भी अपन मान सकते हैं इसको, कि कोई भी संस्था जो लाभ प्राप्त करने के लिए जो व्यवसाय में पूंजी लगा रहा है उसके स्वामियों के द्वारा वो ये चाहेंगे कि अपना लाभों में मात्रा में अधिकतम हो। अब हम लाभ अधिकतम उद्देश्य के पक्ष और विपक्ष में तर्क पढ़ेंगे, फिर संपदा अधिकतम उद्देश्य के पक्ष और विपक्ष में तर्क पढ़ेंगे, फिर लास्ट में देखेंगे कि कौन सी लाभ उद्देश्य अधिकतम व्यवसायियों द्वारा उनके आर्थिक कल्याण के लिए बेहतर साबित हो सकता है। इस बारे में अपने यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो लाभ अधिकतम उद्देश्य के पक्ष में तर्क। लाभ अधिकतम उद्देश्य के पक्ष में तर्क अपन ये दे सकते हैं कि लाभों को अधिकतम करना विवेक के आधार पर ठीक है। कोई भी संस्था, उसका सामान्य विवेक यही कहेगा कि अपन पैसा लगा रहे तो उस पैसे को अधिकतम कैसे किया जाए, उसमें वृद्धि हो। अगर हमने 1,00,000 रुपये लगाए, एक वर्ष के बाद में वो 1,00,000 रुपये है, तो इसका मतलब संस्था को लाभ ना होकर के हानि हुई है। तो इसलिए विवेक के आधार पर लाभ अधिकतम उद्देश्य उचित मानते हैं। आर्थिक कुशलता का सूचक। किसी भी उपक्रम में उसकी आर्थिक कुशलता का मेजरमेंट यही हो सकता है कि उसके लाभ में वृद्धि हुई कि नहीं हुई। लाभ अगर स्थिर है तो नहीं हुई, कम है तो इसका मतलब तेज गिरावट हुई है। तो इसलिए लाभों में वृद्धि होना उसकी कुशलता का सूचक है। साधनों का कुशल आवंटन। साधनों का कुशल आवंटन एवं उपयोग। संस्था में कोषों को प्राप्त करने के बाद में उनको कोषों का संपत्तियों में विभाजन, आवंटन किया जाता है। तो आवंटन सही तरीके से हुआ कि नहीं हुआ, इस अगर लाभ में वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब आवंटन सही है, अदरवाइज सही नहीं होगा। व्यावसायिक निर्णयों की सफलता का मापक। सभी व्यावसायिक फर्मों में लाभोपार्जन के उद्देश्य से ही वो कार्य करते हैं। वो चाहे उत्पादन हो, विक्रय हो, निष्पादन हो, कुशलता अर्जित करके ही, लाभों में वृद्धि करके ही वो कुशलता अर्जित कर सकता है। तो इस प्रकार व्यावसायिक निर्णय की सफलता कैसे होगी? कोई भी व्यावसायिक फर्म कुछ भी डिसीजन ले तो उसका मतलब ये रहेगा कि अगर उनके निर्णय के बाद फलस्वरूप लाभों में वृद्धि हुई है तो हम कह सकते हैं कि संस्था में जिस लक्ष्य के लिए ये उद्देश्य निर्धारित किए गए थे उनकी पूर्ति हुई है, अदरवाइज नहीं होगी। प्रेरणा का स्रोत। जिस प्रकार से
छात्र पढ़ाई करते हैं तो उनकी प्रेरणा क्या रहती है कि वो एक सभ्य समाज का हिस्सा बन सके और पढ़ लिख करके वो रोज़गार की प्राप्ति कर सके या फिर व्यवसाय करे तो उनमें भी उनको दक्षता हासिल होगी। अगर यह प्रेरणा ना हो तो कोई भी व्यक्ति पढ़ाई नहीं करेगा। उसी प्रकार से कोई भी व्यवसाय अगर उसका आर्थिक लक्ष्य है, आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उसने व्यवसाय प्रारंभ किया है, ना कि सामाजिक या धार्मिक संस्था के रूप में, तो अगर वह व्यवसायिक इकाई है तो स्वाभाविक है कि उसको प्रेरणा का स्रोत क्या होगा, लाभ। अगर लाभ नहीं है तो उनका मॉरल डाउन होता चला जाएगा। अगला पक्ष में तर्क अपन कह सकते हैं कि सामाजिक लाभों को अधिकतम बनाना। कोई भी व्यावसायिक संस्था अगर उसको लाभों की निरंतर प्राप्ति हो रही है, अगर अपने संस्था में अपन व्यवसाय कर रहे हैं और व्यवसाय में लाभ होंगे तो हम कर्मचारियों का या आसपास के समाज में जहाँ पर हम व्यवसायिक संस्था स्थापित है वहाँ पर शिक्षा, चिकित्सा, श्रम कल्याण के लिए डोनेशन दे सकते हैं और कर्मचारियों के लिए भी आवास व्यवस्था, मनोरंजन व्यवस्था, श्रम कल्याण संबंधी योजना लागू कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार ये लाभों के मुख्य मुख्य पक्ष में तर्क है लाभ उद्देश्य के। अब इसके विपक्ष में तर्क के लिए हम कहेंगे कि यह एक अस्पष्ट धारणा है। लाभ उद्देश्य में हमें यह नहीं बताया गया है कि लाभ कौन सा, क्योंकि लाभ तो सकल लाभ भी है, शुद्ध लाभ भी है, कर पूर्व लाभ है, कर के बाद में लाभ है, तो कई लाभों के प्रकार है। इस प्रकार यह अवधारणा अस्पष्ट और भ्रामक है। मुद्रा के समय मूल्य की उपेक्षा। लाभों को अधिकतम करने के उद्देश्य की आलोचना इसलिए भी की गई है विभिन्न विद्वानों के द्वारा कि इसमें लाभ की राशि कौन सी होगी, मुद्रा के समय मूल्य को इसमें ध्यान में नहीं रखा गया, क्योंकि जो आज 10,000 रुपये का जो मूल्य है वो एक साल बाद में 10,000 रुपये नहीं रहता, कम रहता है, तो इसलिए इसमें समय मूल्य की उपेक्षा की गई है। भावी क्रियाओं से उत्कर्ष लाभों की तत्व की उपेक्षा। जो लाभ उद्देश्य है उसमें निश्चितता और अनिश्चितताओं के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। क्योंकि इस व्यवसाय में अगर जोखिम ज़्यादा है तो वहाँ लाभों की मात्रा में क्या भी जोखिम अधिक होगा, या तो अधिक हानियों की या फिर अधिकतम लाभ होगा, तो इसकी भी उपेक्षा इसमें की गई है कि कौन सा व्यवसाय में अपने को पसंद करना चाहिए। सामाजिक दायित्व की उपेक्षा। अगर किसी भी संस्था के स्वामी का लक्ष्य केवल लाभ प्राप्त करना हो जाएगा तो उस संस्था में वह सामाजिक जिम्मेदारियों से दूर भटक जाएंगे, क्योंकि उनको ये नहीं कहने पर कारण लाभों में अधिकतम वृद्धि करना होता है, तो वो फिर वो कर्मचारी कल्याण या समाज कल्याण की तरफ ध्यान नहीं देंगे। इस प्रकार से आधुनिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो अधिकतम लाभ उद्देश्य पूर्णतया सही सिद्ध नहीं होता है। आइए हम आगे चर्चा करते हैं स्वामी के आर्थिक कल्याण के आधार पर जो संपदा अधिकतम लक्ष्य है उसके बारे में। संपदा मूल्य को अधिकतम करना। संपदा अधिकतम से तात्पर्य क्या है कि किसी भी फर्म के द्वारा अपने जो एसेट्स लायबिलिटी का जो बैलेंस है उसमें जो नेटवर्थ है वो नेटवर्थ कैसे बढ़े। अगर नेटवर्थ बढ़ रही है तो इसका मतलब हम मानेंगे कि संस्था का संपत्ति का मूल्य बढ़ रहा है, अदरवाइज घट रहा है। और इसको भी शुद्ध वर्तमान मूल्य यानी कि उसमें वृद्धि हुई कि नहीं हुई, इसको अपन तथ्य को ध्यान में रखते हैं। तो इस प्रकार से मुद्रा के समय मूल्य अवधारणा का भी यहाँ पर पालन होता है। इसके सिद्धांत को संपदा अधिकतम उद्देश्य को प्राप्त करने से क्या क्या इसमें गुण हैं,
क्योंकि इसमें एक तो पहला तो रोकड़ प्रवाह का माप, कैश फ्लो का वर्तमान मूल्य का आधार पर इनका निर्णय किया जाता है। मुद्रा समय मूल्य की मान्यता मिली है। इस सिद्धांत को सार्वभौमिक स्वीकृति प्राप्त हुई क्योंकि इसमें सभी संस्था, स्वामी, कर्मचारी सभी का हितों का ध्यान रखा गया है। विनियोग निर्दिष्ट के जोखिम तत्वों का भी इसमें ध्यान रखा है। जो आलोचना लाभ अधिकतम उद्देश्य की थी उन सब की पालना यहाँ पर इस संपदा अधिकतम मूल्य में की जाती है। तो ये इसके पक्ष में तर्क है। अब कोई भी संस्था संपदा के मूल्य को अधिकतम क्यों रखना चाहेगी? क्योंकि उससे ऊंचे स्तर के जोखिमों को बचा जा सकता है, लागतों में कमी आती है। अगर संपदा का मूल्य अधिक हो रहा तो लाभांश का भुगतान भी किया जा सकता, विकास अथवा वृद्धि की प्राप्ति की जा सकती है। अंशों के बाजार मूल्य को बनाए रखा जा सकता है। अगर संपदा मूल्य अधिक हो रहा तो अंशों का बाजार मूल्य भी अधिक होगा। इसके संपदा मूल्य के विपक्ष में कोई ज़्यादा तर्क नहीं है। इसमें यही है कि स्वामियों का मुख्य लक्ष्य रहता है जो वित्तीय प्रबंध की अवधारणा, जो आधुनिक विचारधारा है, आधुनिक विचारधारा के अनुसार तो हम समझते हैं कि संस्था का मूल्य, संपदा मूल्य अधिकतम हो। लेकिन जो विचारधारा, परंपरागत विचारधारा जो चलती थी उसके अंतर्गत लाभों को अधिक महत्व दिया जाता था। तो अगर कोई रूढ़िवादी विचारधारा है तो वो ये सोच सकता है कि अपने लाभों का अधिकतम हो। उसके अलावा इसके विपक्ष में अपन ज़्यादा तर्क नहीं है। तो ओवरऑल हम समझते हैं कि स्वामियों के आर्थिक कल्याण के आधार पर संपदा अधिकतम मूल्य उद्देश्य स्वामियों के आर्थिक कल्याण में बढ़ाएगा, वृद्धि करेगा, क्योंकि इससे व्यवसाय के हितों को प्रभावित करने वाले, चाहे से स्वामी हो, कर्मचारी हो, समाज हो, सरकार हो, सभी के उद्देश्य की पूर्ति इससे होती है। धन्यवाद।